नहीं करूंगा। अगर वो एज उसका टाइम बार हो गया है, बड़ा हो गया, नहीं पढ़ाई कर सकता, कम से कम अपने बच्चों को उस लाइन पर उसने डाल दिया, भतीजों को लाइन पर डाल दिया कि बेटा पढ़ लो, नौकरी लेनी है। वो जमाना चला गया कि जब इंटरव्यू लेने वाला कुछ भी कहेगा हम उत्तर कुछ भी देंगे। उसने तो लिस्ट पहले बढ़ा रखी है। एक मैं उदाहरण सुनाया करता हूं, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ भूल गए होंगे। चुटकुला चलता था कि इंटरव्यू देने के लिए बालक गया, अपनी परीक्षा देने के बाद नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि अच्छा बेटा बताओ ताजमहल कहाँ है। उन्होंने कहा जी ताजमहल कलकत्ता में है। तो पता नहीं ताजमहल कहाँ है, बताओ ताजमहल कहाँ है। उन्होंने ताजमहल जो है वो चेन्नई मद्रास में है। तो तुम्हें आज तक यही नहीं पता ताजमहल कहाँ है। फिर उस लड़के ने बड़ा गंभीरता से प्रश्न किया कि अच्छा साहब ये बताओ, अगर मैं बता दूं कि ताजमहल आगरा में है तो नौकरी मिल जाएगी? ये कटाक्ष है उसने। हो सकता है ये चुटकुला बना लिया हो किसी ने, लेकिन बाद में दम है कि उस इंटरव्यू का कोई अर्थ नहीं होता था। 2016 के अंदर HCS हरियाणा की सिविल सर्विस का सबसे बड़ा एग्जाम था स्टेट गवर्नमेंट का। उस समय मेरे जो चेयरमैन होते थे वो पहले ही चले आ रहे थे, पुराने टाइम के, कांग्रेस के टाइम के। पहला एग्जाम HCS का उन्होंने कराया और जिस दिन इंटरव्यू होना था, लास्ट इंटरव्यू जिस दिन बैच था, उसके आज शाम को आप यही हैं। मैंने कहा क्यों, क्या बात? कि नहीं वो जो लिस्ट है वो मैं आपके पास ले आऊंगा, 1-2 दिन बाद आप मुझे बता देना, उस लिस्ट को वापस कर देना। मैंने कहा लिस्ट लाओगे, मेरे पास क्यों लाओगे? एग्जाम लेना तुम्हारा काम है, इंटरव्यू लेना तुम्हारा काम है। कि नहीं पहले तो हम ऐसे ही करते थे कि मुख्यमंत्री को लिस्ट लेके आते थे, 2 दिन बाद फिर वो टिक कर देते थे कि हाँ ये इतना मार्क्स इनको देने हैं। मैंने कहा मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है। बताओ शाम को कितने बजे और तुम्हारा इंटरव्यू का आखिरी जो स्टूडेंट है उसका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा? कि जो शाम को हो जाएगा 5:30 बजे तक। मैंने कहा 5:30 के बाद रिजल्ट बनाने में कितनी देर लगेगी? अच्छा वो कल तक तैयार कर देंगे। मैंने कल तक क्यों करेंगे? आपके पास जो रिटर्न के एग्जाम है वो तो एक कॉलम में है ही लिखे हुए, एक्सेल की सीट है, उसी के ऊपर साथ साथ आप जो है इंटरव्यू के नंबर डालते जाओ, दोनों का टोटल करते जाओ। और जो एक्सेल जानने वाले लोग पता है उनको एक क्लिक से उसकी सॉर्टिंग करो और सॉर्टिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। आपको 100 लोग ऊपर चुनने हैं, उसमें से मानो रिजर्वेशन वाले हैं वो अलग चुन लो, बाकी लोग अलग चुन लो। 5 मिनट में लिस्ट बन जाती है कि ये काम तुम आधे घंटे में कर दूंगा। मैंने कहा आधे घंटे में जब हो जाए तब मुझे फोन करना। उसका 6 बजे फोन आया कि मेरा रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा वेबसाइट पर कितनी देर में डाल सकते हो? कि अभी 5 मिनट में वेबसाइट पर डालो। वेबसाइट पर डल गया, 6:30 बजे मेरे पास फोन आता है कि गड़बड़ हो गई, आपका एग्जाम तो सारा खत्म हो गया, आपको दोबारा एग्जाम लेना पड़ेगा। मैंने कहा हुआ क्या? कि फर्जी रिजल्ट डाल दिया किसी ने वेबसाइट पर। फर्जी? आपको कैसे पता फर्जी? अभी तो 5 बजे 5:30 बजे तो इंटरव्यू खत्म हुए हैं और 6:30 बजे रिजल्ट डल गया है। अगर मैं ये कहूं कि रिजल्ट सही है तो आप कहेंगे सही है, कैसे सही है? मैंने कहा ऐसे सही है कि आधे घंटे में रिजल्ट तैयार किया और वेबसाइट डल गया। मेरी जानकारी में उस आदमी को बात हजम नहीं हुई, लेकिन 6:30 बजे पूरे प्रदेश में अभी बालक इंटरव्यू दे करके पंचकुला से अपने घर नहीं पहुंचा था और पहले उसका रिजल्ट घर में मिला। उस समय भी अपने लोगों ने कहा कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे अब नहीं लगेंगे तो कब लगेंगे? मैंने कहा देखो हमारे कौन है ये तय करना पड़ेगा। हमारे वो हैं जो इतने सालों से हमारे साथ लगे हुए हैं। मैंने कहा जो लोग सिलेक्ट होकर के अपने ईमानदारी से पढ़ाई करके जो नौकरी में लग गए हैं, क्या आप उनको समझ सकते हो कि ये हमारे हैं? और जवाब नहीं। अरे जो आ गए हैं उनको को ये हमारे हैं, उनसे संबंध बना लो। और हमने हर एक चुने हुए HCS कैंडिडेट के घर में अपने लोगों को भेजा, जाओ उसको बधाई दे के आओ, मिठाई का डब्बा दे के आओ। या तो वो आते हमारे पास धन्यवाद करने के लिए मिठाई डब्बा, हमने उनके घर में मिठाई के डब्बे भेजे। अब काम करने के लिए कुछ सिस्टम बनाने पड़ते हैं और वो चीज आज न केवल हरियाणा में, पूरे देश में आज ये फैली है
कि हरियाणा में बिगड़ी व्यवस्था को ठीक अगर किया गया है तो इन पिछले 9 सालों 10 सालों में किया गया है। 2 टर्म के बाद लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब तो बदल चाहिए। कुछ भी ना हो तब भी बदलने का मन तैयार होता है कि बदल देंगे। और इस बात तो हमारे बड़े बड़े लोग, हमारे अपने केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग परेशान हो गए थे कि बस इससे बाद आगे हरियाणा में इस बार सरकार नहीं आएगी। हमने आखिरी दिन तक बहुत कोशिश की उनको समझाने की, बताने की कि नहीं इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आएगी। और मीडिया वाले भी हमारे मित्र बैठे हैं, ये 20 सीटें, 22 सीटें, 24 सीटें, हमारे सीआईडी के लोग और आईबी के लोग, क्योंकि उनकी थोड़ी पुख्ता जानकारियां होती हैं, वो भी 30 से ऊपर बढ़ नहीं रहे थे, बहुत जोर लगाने के बाद भी। और जितना उन्होंने निराश किया था, हमारा भी मन थोड़ा सा कहता था भी हो सकता है 40 से 2-4 कम रह जाएंगे, क्योंकि पहले 40 थी, 2-4 कम आएंगी, फिर भी और कौन आएंगे, फिर देखेंगे सरकार बनाने की तो कोशिश हम करेंगे। और जिस रिजल्ट आया 47 पहले 14 के चुनाव में आई थी, जो पहली बार, इस बार 48 आई, सबसे ज्यादा आई। तो कैसे आई? वो आप सब लोगों की बदौलत, इस जनता की समझ, लोकतंत्र की जिसको समझ है, उस समझता है कि पहले क्या होता रहा है, 10 साल पहले की बातें याद करता है। जिसका नौकरी के, किसी के बच्चे की नौकरी लगवानी हो तो कितनी उसकी जूतियां टूटती थी, कितना वो पैसे, अपनी जमीन को बेचना, घर बेचना, अपनी माँ की, दादी की टूम गहने वो बेच देना, कर्जा उठा लेना, और नौकरी मिलती कि नहीं मिलती, यही झगड़े होते थे। मैंने उसको पैसे दिए थे जी, नौकरी लगी नहीं, अब पैसे वापस नहीं देता। तो ये माहौल ठीक करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरे ऊपर एक और ब्लेम लगता था कि मिलता बहुत कम है। मैंने कहा देखो भैया, एक ही बात करा लो, या तो मिलना शुरू करा लो, और या जो पहले मिल के गए हो, जो कागज आपने हाथ में पकड़ाया वो काम करा लो। तब वो कहते थे नहीं, काम कराने हैं, काम कराने तो मिलने जुलने की चिंता मत करो, मेरी परीक्षा ज्यादा ना लो। आते थे, सामने आके खड़े होते थे, मुझे पहचाना जी, और परीक्षा लेते थे कि इसको मेरा नाम भी याद है कि नहीं है। भाई सेवा करा लो, नाम है कि नहीं है, किसी का याद हो जाएगा, किसी का नहीं होगा, लेकिन ये सेवा जनता का काम, और एक अकेला नहीं कर सकता, हम सबको करना पड़ेगा। एक सिस्टम है, अब केंद्र सरकार का सिस्टम है, वहां बैठे हम कर ही रहे हैं। संयोग से मोदी जी ने हमारे ऊपर भरोसा करके 2 बड़े डिपार्टमेंट दे दिए, शहरी विकास और आवास, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, पावर का, ऊर्जा का, ये उससे बड़ा डिपार्टमेंट है, सारे देश भर की पावर। अपेक्षाएं बहुत हैं, प्रधानमंत्री जी को भी हैं, देश के लोगों को भी है, दुनिया के लोगों को भी है। इन्हीं दोनों डिपार्टमेंट्स के माध्यम से हमारा देश 2047 में विकसित भारत बने, बहुत से पैरामीटर इन 2 डिपार्टमेंट्स के ही हैं। और पावर में तो रोजाना नई नई बातें आ रही हैं। हमने इस प्रदेश में अच्छा किया, जो 2014 में स्थिति थी उसको बहुत सुधारा पावर डिपार्टमेंट को। अब केंद्र में भी अपेक्षा है कि बहुत जल्दी आपको ये थर्मल पावर प्लांट तो आगे नहीं लग पाएंगे, तो क्या करना होगा, हमें सोलर पावर करनी होगी, हमें विंड पावर करनी होगी, और एक बड़ा विषय खड़ा हो रहा है न्यूक्लियर पावर का, कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर से पैदा करनी होगी। फिर इतना जब पावर तैयार हो जाती है तो उसको ट्रांसमिशन सिस्टम, बड़े बड़े लाइनें लगानी पड़ती हैं, और जब लाइनें निकालते हैं तो हमारे किसान भाई आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमारी जमीन कैसे ले लोगे। अब उनको जमीन का रेट बेचारों को बहुत कम मिलता है। सिस्टम का, डिपार्टमेंट का सिस्टम ही ऐसा है। मैंने जाते ही पहले महीने में सबसे पहले कहा इस सिस्टम को बदल दो। इसमें एक ही बात करो, जो आप कलेक्टरेट कहते हो, कलेक्टरेट का तो भरोसा नहीं कि डीसी महोदय कब अपनी कलम चला दें, 100 रुपए का 200 कर दें, 200 का 150 कर दें, पता ही नहीं। लेकिन बाजार भाव तो बाजार भाव है। किसान सोचता है कि बाजार भाव का पैसा मुझे मिल जाए। हमने कहा कि इनको जो पैसा दोगे ये मार्केट रेट के हिसाब से दोगे, कलेक्टरेट के हिसाब से नहीं दोगे। ये हमने पास कर दिया, किसान खुश हो गया। अपने बीच में भी किसान, खेती वाले काफी लोग बैठे। 30 गुना नहीं है, 30% है भाई, इतना। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना करो, देने वाले तो हम हैं।
अगर 30 गुना दे दिया तो सारे किसान घर में आके बैठ जाएंगे, मेरी ले लो 30 गुना 50 करोड़। मार्केट रेट का 30% दिया, खेती वो करेगा, जमीन उसकी है, लेकिन उसका 30% उसको दे देंगे। अगर वो 1 करोड़ की जमीन है तो 30 लाख दे देंगे, 50 लाख की जमीन है तो 15 लाख उसको दे देंगे। खेती उसी की है, जमीन उसी की है, तारीख ऊपर से जाती है, लेकिन वो कलेक्ट रेट बहुत कम होता है, मार्केट रेट का दिया है, तो काफी किसान संतुष्ट हो गया। अब उसकी पॉलिसी, मैं एक उदाहरण बताया कि जाते ही जैसे ही हमने ये डिपार्टमेंट मुझे मिला शहरी विकास का, तो दिल्ली की जमीनें हरियाणा से भी सस्ती थी उस समय। आप देख रहे हैं चुनाव होने से पहले यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हमारे सोनीपत की, मनोहर की, खट्टर जो है, फिर आपके झज्जर की, फरीदाबाद की, इन जमीनों पर वहां 4 गुना है दिल्ली से। वहां दिल्ली में 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की जमीन खेती की थी। दोस्तों वीडियो को लाइक, जैसे ही लोगों को